हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बढ़िया से होंगे। अब आपको जो हेडिंग डालनी है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। बैकग्राउंड थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन थे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रीडिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जवाब इसका ऑलरेडी आया था। आपने कहा था कि इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी वजह से हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं वो काम करने लगते हैं। अब फिर अगला प्रश्न ये यहाँ पे बना था कि व्हाट एक्चुअली हैपन विद अप्लायंसेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी कम। तो इसका जवाब था कि बल्ब या मैं स्वयं ही या कोई भी बॉडी हो, सबके अंदर चार्ज होता है। चार्ज के होने से कुछ नहीं होता है, बट चार्ज अगर फ्लो होने लगे तो फिर वहाँ पर वो जो बल्ब अगर है तो ग्लो होने लगता है, पंखा अगर है तो चलने लगता है। तो यहाँ पे व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग। अब अगला जो प्रश्न था दैट वाज कि वाई चार्ज फ्लोज, चार्ज फ्लो क्यों करता है। इसका जवाब है पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को वोल्टेज भी कहा जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेटर ऑन हम लोग इसे शॉर्ट में पीडी लिख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ना कह के लेटर ऑन पोटेंशियल ड्रॉप कहेंगे। आप चाहे पोटेंशियल ड्रॉप को चाहे पोटेंशियल डिफरेंस को, ये पी और ये डी मिला के पी डी कहा जाएगा। आप वोल्टेज कह लो, एक ही बात है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। अब कंप्लीट आंसर क्या हुआ यहाँ पे इस कहानी का कि हेंस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन कम, इसका मतलब ये होता है वोल्टेज आ रहा है। हम लोग कहते भी हैं कि वोल्टेज कम आ रहा है, पंखा बहुत धीमे चल रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आने का मतलब है वोल्टेज का आना। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड हो जाता है। कहाँ? एक्रॉस दी अप्लाइंसेस। बल्ब है तो उसके दोनों एंड में, पंखा है तो उनके दोनों टर्मिनल्स में। जो भी अप्लाइंस है, मोस्ट ऑफ द सारे अप्लाइंसेस में दो टर्मिनल होते हैं, उनके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या पीडी डेवलप हो जाता है जब अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है। एंड ड्यू टू दैट चार्ज जो है उसमें फ्लो करने लगता है और अप्लायंस वर्क करने लगता है। ये बैकग्राउंड क्रिएट हो गया है, और इस बैकग्राउंड में हम ये जान पा रहे हैं कि सारा खेल तो पोटेंशियल डिफरेंस का ही है। ना इलेक्ट्रिसिटी आती, मतलब ना पोटेंशियल डिफरेंस आता, और ना चार्ज फ्लो करता, ना हमें आज ये पढ़ना पड़ता। बट ऐसा नहीं है, हमें सब करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जानना पड़ेगा। अब इसके लिए डायग्राम यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। देखिए, ये है एक प्लेट, यू कैन से रेक्टेंगुलर प्लेट मान लो ज़्यादा है तो। अब बट हम लोग यहाँ 3D प्रिपरेशन नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग कि हमारा इस पर विशेष फोकस है भी नहीं। हमारा विशेष फोकस इधर वाले सेगमेंट पे है। इवन अगर आप अपनी एनसीईआरटी को देखें तो उसमें इसको तो बनाया ही नहीं है उन्होंने। इसीलिए शायद वहाँ पे रीडिंग करो तो कुछ समझ ही नहीं आता। यहाँ पे शायद आपको समझ में आ जाए, बिकॉज यहाँ हमने इस प्लेट को, जिस पे चार्ज भी मैंने मेंशन किया है, सोर्स कहा जाएगा, सोर्स ऑफ द चार्ज, उसको भी बनाया है। अब वहाँ उन्होंने क्यों नहीं बनाया? वहाँ इसलिए बनाया कि कहीं बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। अब एक चार्ज ये भी है, एक चार्ज ये भी है। ये मूविंग चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है। दो दो चार्ज हैं, बच्चा कंफ्यूज सकता है। लेकिन उसी वजह से कभी कभी ना बनाने की वजह से इसको कभी कभी चीज़ें नहीं समझ में आती है। मैंने इसको बनाना ज़्यादा बेहतर समझा है, इसलिए बना लिया है। अब आप इस चार्ज को देखो ध्यान से। दो चार्ज हमने आपको पहले ही बताए थे। अगर लाइक है, नहीं कोई कह रहा है तो इसको भी पॉजिटिव ही मानेंगे। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपल करते हैं। तो यहाँ पे इस चार्ज पे ड्यू टू दैट सोर्स क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स आएगा। तो फिर ये जो आपका चार्ज है बी से ए की तरफ तो चला जाएगा, लेकिन ए से बी की तरफ अपने आप तो नहीं आएगा। आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। आप ये फोर्स लगाए मान लो, तो फोर्स की वजह से चार्ज ए से बी डिस्प्लेस हो गया। अब ये ना बनाओ तो फिर बच्चों का ये आर्गूमेंट आ जाता है कि सर ये चार्ज आप जब ए से बी तक ला रहे हो तो बुक में लिखा है कि वर्क करना पड़ता है। वर्क क्यों करना पड़ता है? अब यहाँ ये जो प्लेट है इसकी वजह से क्लियर हो जाएगा कि इसकी वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा इधर को। इस फोर्स के अगेंस्ट आपको एक लगाना पड़ेगा इधर को। ये फोर्स भी है और ये डिस्प्लेसमेंट भी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो याद आया आपको पुरानी क्लासेस में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क होता है। तो वर्क करना तो पड़ेगा। वर्क करोगे तो चार्ज आपका ए से बी आ जाएगा। अब एक्सपेरिमेंटली कह लो या आईक्यू बेसिस पे कह लो या डेरिवेशन भी संभव है,
सब नहीं जानना, हमें कुछ नहीं जानना, हमें सिर्फ अभी यहाँ इतना जानना है कि अनलेस ये सोर्स अगर कोई चेंज नहीं कर रहा है तो ये जो W है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज होता है। इसका और डिटेल मीनिंग अभी समझ आएगा, बट पैटर्न समझना। ये जो चार्ज है ये उसको लाने में जो वर्क है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। क्या मतलब है इसका कि भाई ज़्यादा हैवी चार्ज लाओगे तो बहुत ज़्यादा इस पर रिपल्सन आएगा, तो आपको उसे लाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वर्क ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा चार्ज होएगा उतना ही ज़्यादा वर्क होएगा। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इसी को तो कहते हैं ना। अभी जो अगर ये W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है तो फिर आप जानते हो W/Q क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसी चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं, वेरिएशन ऑफ W एंड Q इज लीनियर। चाहे ये कह लो, चाहे ये कह लो, चाहे ये कह लो, तीनों बातें एक ही हैं। आप चाहे तीनों लिखो या कोई दो लिखो, कोई एक लिखो, आप अपनी स्कूल के हिसाब से देख लेना, बात एक ही है। और पैटर्न आप जो देखना ध्यान से, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही आपका पैटर्न आगे भी, मतलब फिजिक्स में ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटीज में इसी प्रकार से मैंने पढ़ाना होता है। समथिंग प्रोपोर्शनल टू समथिंग, रेशियो ऑफ दैट थिंग इज कांस्टेंट, वेरिएशन इज लीनियर, एंड देन कांस्टेंट के बारे में 4-5 बातें। ऐसे ही होने वाला है, चाहे हम V की बात करें और फिर चाहे I की बात करें और फिर चाहे R की बात करें। मैंने आपको बिगिनिंग में ये भी बताया था कि पहले V पढ़ाया जाएगा, फिर I पढ़ाया जाएगा, फिर R पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद तो V बराबर IR पढ़ना है ना, तो ये तीनों पढ़ाना होगा। अभी हम लोग V पढ़ रहे हैं, इसमें हमने आपको पढ़ाया W प्रोपोर्शनल टू Q और ये रेशियो कांस्टेंट आया और इसी का नाम मैंने V रख दिया। ऐसे ही I में समथिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू दैट थिंग, देन रेशियो ऑफ दिस टू विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम I रख देंगे। तो जब आएगा तब देख लेना। फिलहाल तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो W/Q का रेशियो है वो कांस्टेंट है और इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल है V। और अनलेस इस सोर्स का आप ना चेंज करो तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन W एंड Q। क्या मतलब है W एंड Q का कि आप अगर ज़्यादा चार्ज ले आओगे तो ज़्यादा वर्क करना पड़ जाएगा, लेकिन ये जो V है, ये जो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको हल्का सा क्वेश्चन आ रहा है तो पेशेंस रखिए, आगे एक क्वेश्चन मिलेगा, वो बहुत सारे पार्ट होंगे, उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर इस कांस्टेंट का जब नाम रख दिया गया है तो फिर यहाँ कांस्टेंट ना लिखो, यहाँ V लिख लो, तो W/Q किसके बराबर आ गया, V के बराबर आ गया। तो यही लिख दिए हम, V बराबर W/Q, और इसको हम नहीं छेड़ेंगे तो आपका V यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा, केवल W और Q चेंज करेगा। और जो मान लो अगर अगली बार आप जो चार्ज ला रहे हो इसकी तरफ उसको तो भूल जाओ, इसको जो ला रहे हो Q ज़्यादा लेके आ रहे हो तो फिर W ज़्यादा करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, मतलब इस बार Q और V अगर नोन है और W निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, W बराबर Q भी आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आगे यूज़ होने वाले हैं। नाउ ये वो क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। थोड़ा इरिटेटिंग रहेगा आपके लिए, बट मेरा मोटिव यही है इरिटेट करना, ताकि आपको इरिटेशन होते होते चीज़ें अल्टीमेटली याद हो जाए, इतनी ज़्यादा तरीके से याद हो जाए कि फिर आपको आंसर करने के लिए पेन वेन उठाना ना पड़े। यहाँ पे वही डायग्राम जो ऊपर तो मैंने बनाया, लेकिन W 10 जूल ले लिया और Q 2 कूलम ले लिया, मतलब 2 कूलम के चार्ज को A से B तक लाए हैं और 10 जूल का वर्क करना पड़ा है। लिखा भी है इन द शोन फिगर 10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 2 कूलम। तो बताओ क्या क्या, बताओ। W in bringing 1 coulomb, W in bringing unit charge, W in bringing unit positive charge, ratio of W and Q। ये वो नाम हैं, ये वो अल्फाज हैं जो टीचर टू टीचर या बुक टू बुक वेरी करते हैं, मतलब सबका एक ही है। मैंने सारे लिख दिए ताकि आप घबराए नहीं, कोई ये बोले चाहिए, बात एक ही है। आप यूनिटरी मेथड से कर लो इसको कि 2 कूलम को कितने को 2 कूलम को लाने में कितना करना पड़ रहा है, 10 जूल, तो फिर 1 कूलम को कितना करना पड़ेगा, 5 जूल, तो इसका आंसर आ गया 5 जूल। अब यूनिट चार्ज का मतलब क्या, 1 कूलम भी तो हुआ, और चार्ज ना बताए तो पॉजिटिव ही तो होता है। W एंड Q का रेशियो मतलब W/Q, W कितना है 10 है, Q कितना है 2 है, तो ये भी 5 आ गया। एक ही बात है, दरअसल V
जो आप नाम रखे हो ना पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन किताबों में अलग अलग प्रकार से लिख देते हैं। कोई कहता है कि V इज व्हाट W इन ब्रिंगिंग 1 कूलम, कोई कहता है V W इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, कोई कहता है V W इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई कहता है V रेशियो ऑफ W एंड Q। ऑल आर सेम। वी की 4 तो डेफिनेशन हो गई, जौन मन करे तौन लिख लो। आप अपने टीचर से सर जी से पूछ लेना, जौन अच्छी लगे वो लिख लेना। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर दूसरा इसमें पार्ट है, इनको सबको एक बार रीड करो। हम 1 कूलम का चार्ज यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर लाएंगे तो 5 जूल का वर्क करना पड़ेगा, 5 जूल का वर्क करना पड़ेगा। अगर 1 कूलम का लाएंगे तो सुनते रहे ना, यूनिटरी मेथड समझते हो ना। 2 कूलम का लाए तो 10 जूल करना पड़ेगा, और हमको अगर कभी निकालना पड़ जाए 3 कूलम का लाने में कितना करना पड़ेगा, 4 कूलम का लाने में कितना करना पड़ेगा। हम ये सब पहले नहीं निकालते, पहले हम देख लेते हैं 1 कूलम को निकालने में कितना करना पड़ेगा, तो 5 जूल करना पड़ेगा। अब 1 कूलम को निकालने में हम अगर समझ गए कि 5 जूल करना पड़ेगा, तो कितना कूलम हो मल्टीप्लाई बाय दैट। 1 कूलम को निकालने में लाने में ए से बी जब 5 जूल करना पड़ता है, तो 2 कूलम में कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 5 गुणे 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 जूल। और ये कितना हो जाएगा 3 कूलम को लाने में, ये मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 गुणे 3 15 जूल। और आप 4 कूलम ले आओ तो मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो गया आपका 5 गुणे 4 20 जूल, ये हो गया 25 जूल। समझ गए। तो यहाँ पे कितने भी कूलम का लाना हो आप समझ गए। अब आप ये देख रहे हो कि हम इस क्वेश्चन को करने के लिए एक भी फार्मूले का प्रयोग नहीं कर रहे, सब यूनिटरी मेथड से डील कर ले रहे हैं। चाहे तो हम फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं सारे, कौन से, ये फार्मूले जो हमने यहाँ लिखे हैं। अभी करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये फार्मूले ना भी अगर आपको आपके सर बताए होते तो आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि ये सारे प्रश्न बिना फार्मूले के कर लेते। लेकिन फिर भी फार्मूले पता होने चाहिए, ताकि कोनो यूज़ कर रहा है तो आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब देखो यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें जो पार्ट है वो क्या है, Q बिकम 2 टाइम्स, मतलब जो चार्ज आप ला रहे हो ये 1 कूलम से मान लो 2 कूलम हो गया, 2 गुना हो गया। फिर Q बिकम 3 टाइम, 1 कूलम ला रहे हो और फिर मान लो बाद में 3 कूलम लाने लगे, 3 गुना चार्ज ले आए। फिर 4 गुना अगर चार्ज ले आए तो मतलब 1 कूलम की बजाय 4 कूलम का ले आए, तो W पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख लो 1 कूलम को लाने में 5 जूल करना पड़ा था। ठीक, जब आप 1 की बजाय 2 लाए तो 5 की बजाय ये 10 हो गया, 2 गुना हो गया ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो Q बिकम 3, ये 1 से 3 तो ये 5 से 15, तो ये आपका 15, ये भी 3 गुना हो गया। ऐसे ये भी 4 आएगा, ये भी 5 आएगा। काहे मैं आपको इरिटेट कर रहा हूँ, पहले कहा था इरिटेट करेंगे आपको ताकि सब कहानी याद हो जाए अच्छे से। दरअसल ये एक ही बात को कहने के अलग अलग अंदाज हैं। ये अगर कोई समथिंग 2 टाइम्स हो, ड्यू टू दैट अदर थिंग वो भी उतने ही टाइम्स हो जाए, तो फिर ये माना जाता है कि ये दो जो क्वांटिटी हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जो ऊपर मैंने लिखा था उसका मीनिंग एक्सप्लेन किया है इस पार्ट में। ठीक है, अब रेशियो ऑफ W एंड Q निकालना है फिर से, लेकिन हर एक केस में अलग अलग। जैसे यहाँ पे देखो ये है 10/2, ये है 15/3, ये है 20/4, ये है 25/5। कहीं भी निकाल के देख लो, 10/2 5 होता है, 15/3 ये भी 5 होता है। तो W/Q ये 5 ही आएगा हर एक केस में, मतलब ये कांस्टेंट है। तो वही तो लिखे हैं हम, ये आपका W/Q कह लो कांस्टेंट, चाहे W प्रोपोर्शनल टू Q कह लो कांस्टेंट, और चाहे ऐसे कह लो कि जितने गुना Q करोगे उतने टाइम्स W भी हो जाएगा, और चाहे ऐसे कह लो कि दोनों का वेरिएशन लीनियर है। बात एक ही है, कान पकड़ने का तरीका लगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन है जिसको आप वही जो मैं भी कह रहा था, फार्मूला बता दें तो भी कर लोगे, नहीं बता दे तो भी कर लोगे। इन ब्रिंगिंग 10 कूलम चार्ज 10 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड। ठीक, तो यहाँ पे अभी ये वाली लाइन इग्नोर करो, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, कैलकुलेट वर्क नीडेड टू ब्रिंग 3 कूलम। तो 2 कूलम के चार्ज को लाने में
10 जूल का वर्क करना पड़ा है, पूछे ने 3 कूलम को लाने में कितना करना पड़ेगा। जो अगर हम इसको फॉर्मूला ना पढ़ाए होते आपको तो कैसे करते आप इस लाइन के बाद कहते कि सर जी 1 कूलम को लाने में 5 जूल करना पड़ेगा और हमको लाना है 3, तो हम इसी में 3 का गुणा कर देंगे। तो इसमें 3 का हम क्या किए, गुणा कर दिए। तो 1 कूलम नहीं, अब 3 कूलम हो जाएगा। लाने में 5 गुणे 3 15 जूल करना पड़ेगा। ये हो गया बिना फार्मूले के। लेकिन फार्मूला लगा करें तो आना फार्मूला लगा के भी चाहिए, क्योंकि समटाइम क्या मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में डेटा ऐसा नहीं आएगा सुंदर सुंदर कि इतनी आसानी से आपको चीज़ें क्लिक करें। टेढ़ा मेढ़ा आएगा, क्लिक नहीं करेगा, तो फिर वहाँ पर रियलाइजेशन या फील आपकी काम नहीं करेगी, तो फार्मूला काम करेगा। फार्मूला लगाने के लिए क्या करना है होता है कि पहले यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, V निकाल लो, ठीक। और जब V निकाल लेंगे तो फिर हमें अगर W निकालना हो तो Q इंटू V कर देंगे। पहले V निकालो तो सही, ये वाली जानकारी से V निकलेगा। 10 जूल का वर्क करना पड़ा, 2 कूलम का लाए आप, तो 10/2 ये 5 हो गया, ठीक। अब ध्यान दो, हम कहे थे कि जो V है ये किसका प्रॉपर्टी है, ये सोर्स का प्रॉपर्टी है। सोर्स को थोड़ी ना छेड़ रहे हैं। अब 2 कूलम की जगह 3 कूलम का ले आए हैं, सोर्स तो वही है ना, तो V तो वही रहेगा ना, V थोड़े ना बदलेगा। V को 5 ही ले लो, लेकिन Q बदल जाएगा। Q को कितना कर दिया, 3, तो W बराबर यहाँ से 3 गुणे 5 आ जाएगा, तो 15 जूल आ जाएगा। तो चाहे जैसे कर लो, एक ही बात है। और यहाँ से आपको सारी जो डॉट से कनेक्ट होते हुए दिख रहे होंगे कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, बट V यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि V प्रॉपर्टी है सोर्स की। आप Q को चेंज करोगे, Q को चेंज करोगे इस फॉर्मूले में अगर, तो उसी हिसाब से W चेंज कर जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर V बराबर तो W/Q होता है, तो यहाँ से V तो प्रोपोर्शनल टू W होगा, तो W बदल गया है, या V प्रोपोर्शनल टू 1/Q है, Q बदल गया है तो V भी बदलेगा नहीं। As long as your source is given, V will not change. If you will change W, you will change Q, they will be directly proportional, but for a given source V will not change. That's why ये जो छोटा सा वर्ड हम लिख दिए थे ये बहुत काम का था। अब हम यहाँ पर धीरे धीरे V को ही बदलने की कोशिश करेंगे। V मतलब क्या कहते हैं, सोर्स को ही बदलेंगे, बट उसके पहले यूनिट वगैरह देख लें। नहीं तो एक यहाँ पर साइंटिस्ट है जिन्होंने ये सब बताया, कोई हम तो बता नहीं रहे हैं, वो उनको जो है ना शहादत नहीं मिलेगी। उन्होंने जो काम किया है उनकी आत्मा की शांति के लिए उनका यहाँ नाम लेना बड़ा ज़रूरी है, ये हम लोग को पाप पड़ेगा। क्या है हेडिंग, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे आएगा नाम उनका। अभी आप यहाँ पे जो ये क्वेश्चन किए थे, क्या कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें आंसर आप निकाले थे 5, कि सोचो क्या ये सही है, सही है भी नहीं भी है। यूनिट नहीं निकाले ना आप यहाँ पे, इसलिए ये सही नहीं है ना। यूनिट नहीं निकाले आप, केवल 5 बोल दिए। 5 क्या, 5 न्यूटन, 5 जूल, तो ये यूनिट बताना ज़रूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जूल पर कूलम इक्वल टू वोल्ट होती है। ये कैसे समझ आया कि जैसे ऊपर अभी क्वेश्चन आप किए W/Q और लिखे कि ये V होता है, तो W लिए कितना 10 जूल और Q लिए कितना 2 जूल, तो यह है 5। केवल 5 नहीं आएगा, ये जूल और कूलम भी तो लिखो। तो यहाँ पे 5 ये है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड जूल पर कूलम इट इज़ द यूनिट वैल्यू या यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जूल पर कूलम हो गई है किसकी, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की। लेकिन यहाँ पे बुरा मानेंगे वो कौन, जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस की सारी कहानी बताई है। जूल ने कहानी सारी जो बताई है वो तो एनर्जी और वर्क की बताई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात चल रही है और हम बार बार जूल जूल चिल्ला रहे हैं, गलत बात है। जूल एंड कूलम इनका कंट्रीब्यूशन वर्क एंड चार्ज के अराउंड था, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस के अराउंड। पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी जो बताई थी वो वोल्ट नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताई थी। इसीलिए हम अब जूल और कूलम जहाँ पर देखेंगे कि डिवाइड हो रहे हैं,
उनको हम V से रिप्लेस कर देंगे एंड V हियर स्टैंड्स फॉर वोल्ट। इससे क्या होगा कि हम लोग वोल्ट का बार बार नाम लेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगली इतना मेहनत करके सारी थ्योरी बनाया है और हम लोग रिकॉग्नाइज ना करें, ये अच्छा नहीं होता। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से जहाँ पे भी जूल पर कूलम होगा या जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो फिर हम जूल पर कूलम आएगा लेकिन हम उसे वोल्ट बोल देंगे। ठीक, क्वेश्चन इसी पर है, देख लो। ये क्वेश्चन 3 प्रकार से हमने लिख दिया। एक तो सीधा सीधा कि W दे दिए, Q दे दिए, V बताओ। अब इसी क्वेश्चन को जो है डरा सकते हैं हम एग्जामिनर में। कैसे डराएंगे? एग्जाम में ये डायग्राम बना देंगे। डायग्राम में ये A और B और चार्ज 2 कूलम का आ रहा होगा और 10 जूल वर्क करना पड़ेगा। ऐसे डायग्राम देख के हो सकता है क्वेश्चन डर लग जाए, ना हो पाए। तीसरा वे ऑफ आस्किंग क्या हो सकता है कि पूरी कहानी लिख देंगे। इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम A to B, 10 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। बात वही है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि इसी कहानी को अल्टीमेटली हमें ऐसे लिख लेना है जिससे ये रियलाइज हो जाए कि ये W और Q गिवन है और V निकालना है। तो समझ आ जाएगा कि फॉर्मूला हमको V के वास्ते लगाना पड़ेगा, दैट इज W/Q। तो यहाँ पे लगाओ और बताओ कि आंसर कौन सा आएगा। ऑप्शन मैंने आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, देख लो। ठीक, अब यहाँ पे पॉज वॉज कर लो आप, फिर लगा करके देखो। ज़्यादातर पब्लिक क्या करती है ये भी मैं बता दूँ। जब ये क्वेश्चन आएगा तो ए ऑप्शन टिक कर देगी, है ना। यहाँ पे ए ऑप्शन, मैं थोड़ा ऑप्शन चेंज कर दूँ, ये आपका एस गलत है। यहाँ पर मैं करिया पेन ले लूँ थोड़ा सा, इसके बाद आप हमारे इमोशंस समझ पाएंगे। ये देखिए, अब आप सोचो कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। यहाँ पर W आप रखोगे 10 जूल, फिर ये रखोगे क्या कहते हैं, W रखोगे 10, Q रखोगे 2 और 5, और क्या कहते हैं निकाल रहे हो V, तो V की तो यूनिट हम बता दी हैं, वोल्ट होती है, तो आंसर 5 वोल्ट आ जाएगा। ए ऑप्शन टिक कर दोगे तो मिस्टेक हो जाएगा। दरअसल वोल्ट को हमें याद करना है, इसका मतलब जूल और कूलम को भूल थोड़े ना जाना है, हमको तो सबको याद रखना है ना। सबका साथ सबका विकास। तो इधर ये जो V है ये आपका जूल पर कूलम के बराबर था। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी यूनिट के वास्ते कोई क्वेश्चन आया हो तो वैल्यूज whenever you have to put in the formula with unit, you have use here W बराबर 10, no, W बराबर 10 जूल and Q 2, no, 2 कूलम। देन यू विल रियलाइज कि सर आंसर 5 वोल्ट बाद में आएगा, पहले तो 5 जूल पर कूलम आएगा, फिर जूल पर कूलम को हम वोल्ट लिख देंगे। तो आंसर तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो फिर हम जो है ना यहाँ देखेंगे बोथ कहाँ लिखा है, सी में लिखा है, इसको ही टिक करना पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखो, आगे वही वाला क्वेश्चन पूछने का ऑब्जेक्टिव मतलब तरीका दूसरा रहता है। तो अब मैंने डिक्टो वैसे ही लिख दिया जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। 1 वोल्ट जो है किसके बराबर होता है, जूल, और हर जगह सेकंड हो गया है। इसको हम अपने नोट्स में करेक्ट कर लेंगे। अगर आपको जो नोट्स हम दें उसमें करेक्ट ना हो तो तुम कर लेना। यहाँ पर हर जगह आपको सी लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आपको एक है जूल और एक है कूलम, इनको एक बार डिवाइड किए एक बार मल्टीप्लाई किए, तो जूल इंटू कूलम, जूल पर कूलम एंड कूलम पर जूल। ये टोटल 3 और 4 लोग, 3 लोग जो हैं, ये इनमें कौन है जो वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये हैं आपके मान लो कूलम और ये हैं आपके जूल। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो ये कूलम है ये किसके ऊपर बैठे हैं, यहाँ पे कूलम और जूल में जूल के ऊपर है कूलम, और जबकि यहाँ देख लो यहाँ कूलम के ऊपर है जूल, तो जूल पर कूलम कहाँ है, जहाँ है जूल पर कूलम वही वोल्ट होगा। जूल पर कूलम ये वोल्ट होता है। आई होप आपने याद कर लिया होगा, इतनी देर में अधिक पढ़ा दिया मैंने। हाँ, अब ये देखो,
अभी यूनिट वाला जो मसला है सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी आप गलती कर सकते हैं, क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे कहें कैलकुलेट डब्लू, चार्ज कितना ला रहे हैं ये 2 कूलम का, और पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। मतलब इस बार ऐसा नहीं है कि V बराबर डब्लू बाई क्यू, तो डब्लू और क्यू गिवन हो तो V निकालना हो ना, इस बार डब्लू निकालना है, क्यू वी निकाल लगाएंगे, क्यू और V गिवन है, क्यू है 2 और क्यू है 2 और V है 5, और हमें डब्लू निकालना है, करके देख लो। जो हमने आपको सिखाया अगर आप ऐसे चलोगे तो सही हो जाएगा, नहीं फिर गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास है, देखो कौन सा सही होएगा। यहाँ पे आप जल्दबाजी में ऐसा कर सकते हो कि क्यू कहोगे कि ये होगा 2 और V कहोगे ये होगा 5, तो ये आएगा 10, और हमने निकाला है डब्लू तो आंसर आएगा 10 जूल। सही है, यहाँ पर आंसर 10 जूल आपको ए में दिख जाएगा, आप टिक कर दोगे, आपको -1 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अभी आपको कहे भाई साहब, जब क्वेश्चन में यूनिट यूनिट को लेके ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं तो वैल्यूज़ आप यहाँ क्यों की रखे हो 2 ना, 2 ना रखो, पूरा यूनिट के साथ रखो, 2 नहीं 2 कूलम, 5 नहीं 5 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 10 आपका आएगा, और V इंटू सी मल्टीप्लाई होके आएगा। इसको भैया सी कर लो यार यहाँ पे। ठीक, ये हैं आपके ऑप्शन, मैं नोट्स में सही करके दे दूंगा। तो आपका यहाँ पे आंसर कहीं अगर V इंटू सी लिखा है तो वो भी सही है, तो यहाँ पे आपको सी वाला टिक करना पड़ेगा। अगर आपके ऑप्शन ऐसे लिखे हैं, आप 10 जूल टिक करके आए तो गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे दोनों को सही मान करके सी ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। हाँ, अगला प्रश्न, यही सारी कहानी है, इसे रिप्रेजेंट करना है, मेकिंग टेबल बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। इसे कट कर दीजिए, ये आपके बोर्ड के पॉइंट से रिलेवेंट नहीं है, हालांकि आप चाहें तो कर सकते हैं बट अभी ना करिएगा। ओम्स लॉ में यही सेम कहानी, और इसके नीचे वाली भी ये रिलेवेंट है, और जब वहाँ पढ़ लीजिएगा ओम्स लॉ में ऐसी ही सिमिलर कहानी, उसके बाद आप ये करिएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है उन दो लोगों के बीच में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। कौन कौन से? डब्लू एंड क्यू। जो वर्क आप कर रहे थे, किसी प्लेट के करीब में ला रहे थे ना चार्ज को, तो जो वर्क आप कर रहे थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उस चार्ज के जिसको आप ला रहे थे। तो बिटवीन दीज टू आपको ग्राफ बनाना है। इसके लिए पहले टेबल बनानी पड़ेगी, तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें टेबल बनानी है, और फिर दूसरा क्वेश्चन है जिसमें क्या है कि ग्राफ बनाना है। लेकिन आपको अभी ये कट करना है, रीज़न बीइंग ये आपके बोर्ड के लिए रिलेवेंट नहीं है, कंपटीशन के लिए है। आप अगर करना चाहते हैं तो ओम्स लॉ पहले पढ़ लीजिए फिर करिएगा, एंड कंक्लूजन इसका सिर्फ इतना आएगा कि ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक ना, इसके बाद में सिग्निफिकेंस की हम बात करेंगे। सिग्निफिकेंस ये मतलब है कि जो आप कह रहे हो V बराबर डब्लू बाई क्यू, ठीक है, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये कब चेंज करेगा और कब नहीं करेगा। आपने जब हेडिंग स्टार्ट करी थी तो बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत गंभीर थी, लिखा था क्या, फॉर अ गिवन सोर्स। व्हाट वाज दैट कि W प्रोपोर्शनल टू Q, W प्रोपोर्शनल टू Q नॉट ऑलवेज, फॉर अ गिवन सोर्स। अब सोर्स हम बार बार बदलेंगे तो जो V है वो कोई कांस्टेंट थोड़े ना रहेगा, V भी बदलेगा। इससे क्या होगा, हमको रियलाइज हो जाएगा सही मायने में V किस किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता है। कुछ थोड़ा बहुत अभी रियलाइज हुआ है, बाकी हो जाएगा अभी। और ये आपने लाइन रीड करनी है, लिखा है इट इज़ मेजर ऑफ पोटेंसी अराउंड अ सोर्स ऑफ चार्ज। आई मीन अगर कोई चार्ज है तो यहाँ पे ये चार्ज वो चार्ज थोड़े ना है जो मूव करेगा, ये वो चार्ज थोड़े ना है जो इस प्लेट के पास लाया जाएगा, ये सोर्स है। इस सोर्स के अराउंड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या इफेक्ट है, सोर्स की क्षमता, सोर्स की कैलिबर को बताने के लिए क्वांटिटी बना ली गई है, दैट इज पोटेंसी, पोटेंशियल, उसी का मेजरमेंट होता है इस क्वांटिटी से। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो आप तो ऐसे समझो भाई मेरे कि यहाँ पे आप हो और आप बढ़िया सा कोई परफ्यूम लगा करके क्लास में बैठे हो। अब
आप परफ्यूम लगाए हो तो आपकी जो फ्रेग्रेंस है, जो स्मेल है, जो सुगंध है, वो तो पूरे क्लासरूम में को महका रही है। लेकिन इस परफ्यूम का क्या वजूद जो अगर इसको कोई स्मेल करने वाला ना हो। वही है यहाँ पे कहानी कि इस प्लेट पे जो चार्ज है, ये चार्ज अपनी जो फील्ड है, अपना जो इफेक्ट है, वो चारों तरफ डिलीवर कर रहा है। लेकिन उसका क्या वजूद जो अगर कोई उसको एक्सपीरियंस करने वाला ना हो। आप एक दूसरा चार्ज लाइए, वो इसके पास लाने की कोशिश करिए। अगर लाने में आपको तकलीफ ज़्यादा हो रही है, मतलब यहाँ पर जो चार्ज है सोर्स वाली प्लेट पे वो ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पोटेंसी अधिक है। यहाँ पे मतलब पोटेंसी ज़्यादा है। कुछ थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ होगा। पोटेंशियल या पोटेंसी का मतलब है इफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज इन नेबरहुड ऑफ दैट, उसके सराउंडिंग में उसका कितना इफेक्ट है, कितना गहरा प्रभाव है। अब इसको और रियलाइज करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक प्लेट ली लेकिन 2 बार, इसमें हमने कम चार्ज दिखाया और देखो इसमें ज़्यादा दिखाया है। सोर्स बदल दिया, तो सोर्स बदल दिया तो उसके अराउंड जो इफेक्ट होगा उसका वो भी बदलेगा। इसीलिए देखो हुआ क्या, जब यहाँ पे चार्ज लाए और यहाँ पे लाए तो वर्क अलग अलग लिखा है मैंने, कहाँ कम होगा कहाँ ज़्यादा, ये सोचिए आप। भाई कॉमन सेंस है, समझ आ रहा होगा। चार्ज दोनों जगह आप बराबर ही ला रहे हो, एक ही चार्ज लेके आ रहे हो, लेकिन जब ऊपर लाओगे तो वर्क उतना नहीं करना पड़ेगा, नीचे ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चार्ज है अधिक है, रिपल ज़्यादा करेगा। तो ये जो W है 2 वाला, ये ज़्यादा है कंपेयर टू 1 वाले के। और जो हमने आपको अभी सिग्निफिकेंस बताया उससे ये समझ आया कि ये V2 भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें चार्ज ज़्यादा है तो इसका इफेक्ट यहाँ ज़्यादा पड़ेगा, इसमें चार्ज कम है तो इफेक्ट कम पड़ेगा। मोर द इफेक्ट मोर विल बी द पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इन शॉर्ट आपको ये समझ आया कि V2 जो है वो V1 से ज़्यादा है। एंड ये इसलिए है कि W2 जो है, W2 वो W1 से ज़्यादा, यहाँ शायद गलत लिख गया है, ये W2 होना चाहिए, W1 होना चाहिए। तो W2 मोर देन W1, V2 मोर देन V1। जो W ज़्यादा तो V ज़्यादा, जो W कम तो V कम। जो अगर यहाँ चार्ज होता ही नहीं, यहाँ चार्ज होता ही नहीं तो आप लाते, तो लाने में आपको कोई वर्क थोड़े ना करना पड़ता, क्योंकि कोई आपको रिपल कर ही नहीं रहा है, तो फिर आपको वर्क करने नहीं पड़ेगा। मतलब जो अगर Q0 मतलब उसका इफेक्ट अराउंड दैट वो है ही नहीं, पोटेंशियल नहीं, तो वर्क भी नहीं। तो जो W नहीं, जो V नहीं तो W नहीं, जो V ज़्यादा तो W ज़्यादा। ये सब कुछ आपको बता रहा है कि जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, W के। अब हम बात करेंगे Q पर। देखिए यहाँ पर वही सेम, ये कहानी और ये कहानी, यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे हमने 4 दिखा दी। चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब अब सोचो जब आप यहाँ पे चार्ज लाओगे तो कौन चार्ज ज़्यादा होगा कौन सा कम, थोड़ा यहाँ पे दिमाग अधिक लगाना पड़ेगा। आपको दोनों बार ना सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करनी है। आपके पास 10 जूल ही लगाने को है, उससे ज़्यादा आप एनर्जी नहीं दे सकते, थक जाओगे, आप बेहोश हो जाओगे, ज़्यादा एनर्जी नहीं है आप में। तो आप उतनी ही एनर्जी से इधर बताओ ज़्यादा चार्ज ले आओगे या कम। इधर ज़्यादा हैवी रिपल्सन है, तो हैवी रिपल्सन होने की वजह से इधर उतना चार्ज थोड़ी ना ला पाओगे। इधर तो कम मात्रा में चार्ज लाया जा पाएगा, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा है, एनर्जी उतनी है ना आपके पास अभी। और इधर आप ज़्यादा चार्ज ले आ पाओगे क्योंकि उतना रिपल्सन नहीं मिलेगा इसे। तो यहाँ पे आपका V2 जहाँ ज़्यादा है वहाँ चार्ज कम ला पा रहे हो आप। जहाँ आपका चार्ज कम है वहाँ जहाँ चार्ज ज़्यादा ला पा रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कम है। उल्टा चल रहा है, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखा है मैंने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है। अब ये दो कहानी, एक ये और एक ये कंबाइन करी गई, तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो तुम खुद सोचो क्या आएगा। ये W/Q आएगा या W/Q आएगा या Q/W आएगा। Q नीचे है ना, न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में, तो W/Q लिखा मैंने। अब साइंस का रूल तुम जानते ही हो कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, लगा दिए हम।
और फिर इसको हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं और 1 फिर रख भी देते हैं, तो ये फार्मूला जो पहले ही हम बना लिए थे दोबारा फिर बन गया। बट इस बार इसका सिग्निफिकेंस बेहतर क्लियर हो गया कि जो v है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ बराबर है ना, v सोर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जो हम कहे थे v बराबर W/Q में v कांस्टेंट होगा और W प्रोपोर्शनल टू Q होगा, ये थ्योरी यहाँ नहीं काम करेगी। यहाँ पर इस जगह पे जो आपका Q है वो कांस्टेंट है और V प्रोपोर्शनल टू W है, देखो लिखा है ना। तो सही कुछ भी हो सकता है इस फॉर्मूले से, V प्रोपोर्शनल टू W ये भी सही है अगर Q कांस्टेंट हो जाए तो, और V बराबर W/Q में अगर कोई कहे तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q ये भी सही अगर W कांस्टेंट हो जाए तो, और W प्रोपोर्शनल टू Q ये भी सही है अगर V कांस्टेंट हो जाए तो कुल मिलाकर के पूरी फिजिक्स में ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन चीज़ किस पे कैसे डिपेंड कर रही है। इसलिए रहते हैं कि हम नहीं समझ पा रहे होते हैं कि पिक्चर में कांस्टेंट क्या है। तो माय पर्सनल सजेशन टू यू, आइडेंटिफाई the quantity which is constant with the help of significance, then conclude proportionality, कौन किस पर डायरेक्टली है कौन किस पे इनवर्सली है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, न्यूमेरिकल एक दो कर लेते हैं। यहाँ पे वर्क निकालना है W और चार्ज कितना ला रहे हो, ये तो 2 माइक्रोकूलम का है। अच्छा समझ गए हम, इस क्वेश्चन में क्या है कि Q और V दिए हैं और निकालने को कहे हैं W, तो बच्चा भी निकाल लेगा। तो फिर पूछा क्यों है, पूछा इसलिए है कि आप SI प्रीफिक्स के बारे में क्लियर हो जाओ। यहाँ पे Q ये जो U जैसा लिखा है इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और जो ये K लिखा है इसका मतलब होता है 10⁻³ प्लस में। अब ये जो Q है और जो V है ये SI यूनिट में है, कूलम एंड वोल्ट। नाउ हम W निकालना चाहते हैं तो फार्मूला लगाएंगे Q इंटू V और वैल्यू रखेंगे वो चेंज करने के बाद जो आई थी 2 इंटू 10⁻⁻⁶, 5 इंटू 10⁻³ यहाँ से 10 इंटू 10⁻⁻³ आ जाएगा जूल में। अभी भी लेकिन लोचा है, ये -3 आ रहा है जूल में आ रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा 10⁻³ के करस्पॉन्डिंग कौन सा SI प्रीफिक्स होता है। मतलब जैसे -6 इस म्यू के स्थान पे, K के स्थान पे +3, तो 10⁻³ के स्थान पे आता है स्मॉल m, तो 10 मिली जूल इसका आंसर सही हो जाएगा। m मतलब मिली, बड़ा वाला m ये भी सोचना ये मेगा होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ऐड करी है, चार्ज सीधा सीधा नहीं बताइने। कहानी तो वही है कि चार्ज को ला रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए हैं, लेकिन चार्ज सीधा सीधा नहीं बताइने। जो आप पुरानी क्लास किए हो तो ये चार्ज देखते ही याद आ जाएगा कि कूलम में कितना, लेकिन नहीं किए हो तो फिर नहीं याद आएगा। तो हम मान लेते हैं तुम भूल गए हो, तो Q बराबर हम पहले लगाएंगे Ne, N दिए हैं कि बताएं कितने इलेक्ट्रॉन तुम जो है ब्रॉट किए हो, ब्रिंग किए हो अगेंस्ट द रिपल्सन, अंदर ले जाए हो, वो N दिए हैं 6.25 गुणे 10⁻18 और E होता है 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये 1 आ जाएगा। बाकी हम पांचवी क्लास में कहे थे कि याद कर लेना करस्पॉन्डिंग टू दिस फिगर वी हैव 1, डायरेक्टली याद होना चाहिए, तो ये स्टेप आपके रिड्यूस हो जाएंगे। Q जो है आपको अब नोन हो गया भाई साहब 1, SI सिस्टम में है, सब चेंज नहीं करना पड़ेगा। V भी दिए हैं प्रश्न में, ये 1 है ना, तो W कितना आ जाएगा, Q इंटू V कर दो सीधा, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं 1 इंटू 1, तो 1 जूल आंसर आ गया। अब वही है, जिन लोग का थोड़ा भी कंसेप्ट डावाडोल होएगा तो कुछ लोग इसी में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, कुछ लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ का ये आ जाएगा कुछ का ये आ जाएगा। सही यहाँ पर ना A है ना C, B वाला आएगा। अब इस क्वेश्चन में एक लर्निंग है। लर्निंग क्या है, अगर हम यहाँ पर
इस क्वेश्चन को वेरिएबल्स के टर्म में डील करें, मतलब इसको हम n मान के चले, n की वैल्यू बाद में रखें, और इसको हम v मान के चले और v की वैल्यू 1 बाद में रखें, तब फिर आंसर इस क्वेश्चन का कितना आएगा। ट्राई योर सेल्फ, खुद से करके देख लो भाई। यही W बराबर क्यू भी फॉर्मूला लगाना, क्यू की जगह एन ही रखना, और वैल्यू किसी की अभी ना रखना, वैल्यू सब बाद में रखना, तो पहले एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसे याद कर लेंगे हम लोग, क्योंकि वो किताबों में लिखा रहता है। तो N इंटू ई इंटू वी ये फार्मूला होता है, तो W निकालने का फॉर्मूला NeV भी हो सकता है। कब लगेगा ये, अगर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन V वोल्ट के थ्रू पास कराए जाए अगेंस्ट द रिपल्सन, तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी NeV, जहाँ E की वैल्यू हमको यादें होती है और N और V क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, इसमें N रख लो कितना 6.25 इंटू 10⁻18, और E हमको याद होता है 1.6 इंटू 10⁻−19, और V ये भी दिए थे, सॉल्व करके देख लो आएगा वही, और बात वही पड़ेगी। तो वही तो हम कह रहे हैं, फिजिक्स में हमारी कोई आपको नीड थोड़ी ना है, सब आपको पहले से ही आता है, बात वही पड़ेगी। ये फार्मूला हम ना भी बताएं तब भी आप सब कर लोगे, कोई भी फार्मूला ऊपर जितना हमें बहुत सारे फार्मूले ना भी बताएं तो भी आप सब कर लोगे, लेकिन हमारा ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये आप याद रखोगे, तो जो दूसरा बुक में कहीं रीडिंग कर रहे हो तो सब समझ में आएगा आपको। अब अगला क्वेश्चन देखो, इन इफ एन इलेक्ट्रॉन एन मतलब एक मात्र ओनली वन, ओके, तो बताओ वर्क कितना होगा। तो इस बार फार्मूले से कर लेते हैं, ये जो हम फार्मूला बनाए हैं W बराबर NeV है ना। तो यहाँ पे N की वैल्यू हम रख दिए कितना 1, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, और E की वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10⁻19, और ये 1, तो यहाँ पे जो आपका आएगा आंसर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ए ऑप्शन सही हो गया। ये मिले आपको -1। आप देखो बी ऑप्शन वो भी तो सही है ना भाई। ई की वैल्यू रखने को कोई ज़बरदस्ती थोड़े ना है, मन करे रखो ना मन करे ना रखो, तो जो नहीं रखोगे तब फिर कैसे होगा। यहाँ बस एन की जगह पे आप 1 रख लो, ई की जगह कुन ना रखो, और वी की जगह 1 रख लो, तो ये आंसर आ जाएगा ई जूल। तो ये भी सही है, बी वाला भी। तो आपको जब ये और ये दोनों सही दिखाई दे रहे हैं तो हमें सी वाला ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। अब मिलेंगे आपको प्लस में नंबर। ये क्वेश्चन देने का कुछ मोटिव है, मोटिव ये है कि हमको दरअसल यहाँ पे ईवी दिखाई दे रहा है, ई छोटा है वी बड़ा है दिख रहा होगा। इनको अभी हम अगर 1 लेके चले, जैसे यहाँ ले लिए, तो ई और वी दिखाई दे रहा है। ये कुछ लोगों ने अगर कहीं किताब के पन्ने पलटे होंगे तो बहुत जगह लिखा देखा होगा। ये तवज्जो देने वाली क्वांटिटी है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है, इसलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्पेशली दिए थे। ये तवज्जो देने वाली क्वांटिटी का नाम होता है, आगे देखो वही आएगा शायद, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको शॉर्ट में ईवी कहते हैं। क्या होता है ये, जो भी होता है आप वो निकाल लिए पहले ही। यहाँ क्या निकाले, एन इलेक्ट्रॉन ब्रॉट अगेंस्ट PD ऑफ 1 वोल्ट, फाइंड करो वर्क। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, यही जो आप निकाल लिए, इट इज वर्क डन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट अगेंस्ट PD ऑफ 1 वोल्ट। फिर से रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये है वर्क व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट अगेंस्ट PD ऑफ 1 वोल्ट। देखो ऐसे ही कुछ लिखा होगा मोटा मोटा, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट अगेंस्ट 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मान लो है कहीं पे, और आप एक इलेक्ट्रॉन को जो है खींच के ले जा रहे हो, तो आपको जितना वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी बाय डेफिनेशन इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करो या उसके रिपल्शन के थ्रू ले जाओ, तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। लेकिन जब आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, जो आपने निकाला था वो आपने जो निकाला था
जूल में निकाला था, कितना निकाला था, ये फिगर ले ली जाए अगर, तो ये भी तो वही सेम चीज़ है ना जो आप निकाल रहे हो। ये कॉपी नहीं हुआ, रुको, हाँ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के थ्रू ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, चाहे आप कह लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो बाय डेफिनेशन हो गया, और चाहे कह लो इतना, बात बराबर है। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये कहा जा सकता है। आप इस वाले क्वेश्चन में ये भी देखे होंगे कि भाई आप इतना भी तो बोल सकते हो, तो ये कंप्लीट फार्मूला आपको याद रखना है। इट विल बी यूज्ड फॉर व्हाट, जब आपको एनर्जी की यूनिट चेंज करनी होगी। एक यूनिट दी जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और एक दी जाएगी जूल में। अभी हम कहें तो आपको यकीन नहीं होगा, नीट में 1-2 साल पहले यही सिंपल क्वेश्चन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हैं और जूल में पूछ लिए, या जूल में दिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ लिए बस। लेकिन क्वेश्चन के पहले जो है इतना अगड़म बगड़म बोल दिए कि बच्चा डर गया, बोले कि डीएनए है किसी सेल का और ये वो फलाना ढिमाका, उसको जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जूल में बताओ कितनी होगी। अरे तो जूल में इतनी होगी वहाँ, लेकिन एक नहीं था, शायद 2 या 3 रहा होगा, तो मल्टीप्लाई बाय दैट कर लेना। या उल्टा हो सकता है, एनर्जी कभी जूल में दे देगा तो कहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, तो क्या दिक्कत है, आप 1 जूल में 1/E कर लो। यहाँ पे हमने ई एक प्रकार से जो लिखे हैं, समझो ये आलस का प्रतीक है। हमको लिखना चाहिए ये वाला, लेकिन ये लिखने में हमको आलस आ रहा था, तो यहाँ पे हम ये न लिख करके ई लिख दिए हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट ले गए, अब बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखो W जो वर्क होता है, हम पढ़े थे Q/V होता है। Q आपका यहाँ पे कैसे निकलेगा, ये जो दिया है ये Q थोड़ी ना है, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वास्ते चार्ज हम आपको सीधा याद करा था, अब बार बार नहीं बताएंगे। ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वास्ते 1 कूलम होता है, तो क्यू ये इनडायरेक्टली दिए हैं 1 और वी दिए हैं ये भी 1, तो ये आंसर 1। अब बताओ यूनिट क्या आएगी। भाई आप देख लो क्यू कौन सी यूनिट में रख रहे हो, ये जो 1 है ये कूलम में है, ये जो वी है ये वोल्ट में है। जब सब कुछ सही है, सही SHI, क्यू भी सही है, वी भी सही है, तो डब्ल्यू भी सही होगा। यहाँ सही का मतलब SHI नहीं है, SI है। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू होगा वो SI सिस्टम में होगा, यानी जूल में, तो 1 जूल सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। आपको मिलता है -1। क्यों, यहाँ पे बी ऑप्शन भी देख लो, क्या पता वो सही हो। आप बी ऑप्शन को जो देखो तो पता चलेगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ निकाली गई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पर विचार करेंगे। क्या थी वो, एक इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के थ्रू अगर हम ले जाएं तो जो वर्क करना पड़ेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्या यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, नहीं ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। भाई 1 इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे 1 वोल्ट से तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे 1 वोल्ट से तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे तो ले जाओ 1 वोल्ट से तो 3 eV। मतलब जितने भी तुम इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हो उतने से गुणा कर दो, NeV यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और n की वैल्यू ये रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6.25 गुणित 10⁻18 eV। यहाँ पे EV टुगेदर है, यहाँ पे EV टुगेदर एक यूनिट का रोल प्ले कर रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप मान लो कि भाई 6.25 गुणित 10⁻18 और फिर E और फिर V, नहीं, ये अगर ऐसे लिख दिए तो फिर ये ई यूनिट की तरह से रोल थोड़े ना प्ले कर रहा है, फिर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻19, ये जो भी आए 1, फिर 1 वोल्ट आ जाएगा। ये तो भयंकर गलत है यार।
भाई जब अगला वर्क पूछ रहा है तो आंसर वोल्ट में कहाँ आएगा, जूल में आएगा, नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये सही है, यहाँ पे ये देखो ये सही है, तो ए भी सही है बी भी सही है, हमको यहाँ सी वाले को टिक करना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा। अब अगला प्रश्न किधर है, हाँ यहाँ कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल को इतने किलो वोल्ट से ले गए तो वर्क बताओ। बाप रे, अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का मतलब समझना पड़ेगा पहले, कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि जितने भी ऑप्शन तुम देख रहे हो ना, कहीं देखो माइनस नहीं है। भाई इलेक्ट्रॉन की जगह अगर प्रोटॉन जा रहा होगा तो चार्ज तो उतना ही है। शायद हम बताए नहीं है पीछे कहीं, अभी बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज में कोई अंतर नहीं होता है, एक में बस प्लस होता है एक में माइनस होता है। अब प्लस माइनस का इशू है नहीं, ऑप्शन सारे एक के जैसे हैं, प्लस में ही है। तो बस हमको इतना पता चल जाए इलेक्ट्रॉन में जो झोल अल्फा पार्टिकल में झोल है वो कितने इलेक्ट्रॉन का है, तो इसका जवाब है 2 इलेक्ट्रॉन का। इसकी डिटेलिंग करने के लिए वो जो चार्ज वाला सेक्शन है जनरल या कहते हैं ओलंपियाड सेक्शन में, तो उसको देखना तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा कि अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये सारी बातें ज़्यादा हो जाएंगी, बस मेन बात जो बोर्ड के पॉइंट से जाननी है वो इतनी कि 2 इलेक्ट्रॉन का होता है इशू। अल्फा पार्टिकल बोले तो चार्ज के मामले में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले जाए गए हैं। अब वी है इतना, 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से अगर ले जाए तो 1 ईवी आता है। हम 2 इलेक्ट्रॉन अगर 1 वोल्ट से ले जाएं तो 2 ईवी आ जाएगा, लेकिन वोल्ट तो 1 है ही नहीं ना, कितना 0.22, इसको वोल्ट में चेंज कर लो तो ये आ जाएगा 220। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा वैल्यू है। भाई हमारे घर में इतनी तो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की, तो मान लो कि हमारे घरों में जो तार लगे हैं 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कितने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर उधर हो गए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालना है। तो यहाँ पर 2 ईवी हमें वर्क करना होता अगर 2 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के थ्रू जाते हैं, लेकिन ये 220 वोल्ट है तो अभी इसमें 220 से और गुणा करो, फिर ये आपका आ गया 440 ईवी। अब एक बार ऑप्शन देख लो, यहाँ पे कुछ लोग ना का सी और डी की तरफ भाग जाए, नहीं भाई ये पूछे हैं वर्क, क्या पूछे हैं वर्क, वर्क कैन नॉट बी इन वी, वी तो वोल्ट है, वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, तो वर्क की यूनिट तो या तो जूल होगी या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जूल में ऑप्शन है नहीं कोई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इसी हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सी और डी को तो सोचना ही पाप है, या तो ए सोचो या तो बी सोचो। अब यहाँ पर ए की तरफ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन थोड़े ना है, अल्फा पार्टिकल का मतलब तो 2 इलेक्ट्रॉन का इशू है, तो 220 नहीं आएगा, उसका डबल होके आएगा 440 ईवी आएगा। देखो वही है, ठीक। क्वेश्चन ये बहुत कठिन कठिन है, जितनी आसानी से हम समझा रहे हैं या तुम समझे जा रहे हो इनकेस मान लो, तो उतना आसान रहेगा नहीं एग्जामिनर में, इसीलिए प्रॉपर रिवाइज करना। और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं तो कहूँगा एक बार इनको आप फ्रेशली अटेम्प्ट करके देखना, यू विल रियलाइज कि जिस समय आप पढ़ रहे थे सब आसानी से हो रहा था, और जब ये फ्रेश अपीयर हो रहे हैं अचानक से प्रकट हो जाए कहीं एग्ज़ाम में, तो ये खराब हो जा रहा सब, इसलिए रिवीजन करना बड़ा मैंडेटरी है। यही होमवर्क है हम, और ऑफलाइन में ऑनलाइन में इससे तक क्या होमवर्क दे दें हम, हालांकि आपको होमवर्क तब भी मिलेगा। अब शायद ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, देखूं मैं, हाँ नहीं यहाँ तक आज पढ़ना है। ये क्वेश्चन देख के ही देखो डर लग रहा होगा, मैं अभी शायद पहले भी बोला था अभी फिर से बोल रहा हूँ कि ये आपके ओलंपियाड वालों का और जेईई वालों का बड़ा नौटंकी रहता है, और हम लोग उनके उसमें क्या कहते हैं ट्रैप में आ जाते हैं। ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि भैया क्वार्क थे और मेसॉन थे और फोटॉन थे लिप्टॉन थे, और इसके बाद में ग्रेविटॉन से रिएक्शन हुई और कोलिजन हुआ, मोमेंटम एनर्जी कंजर्व हुआ, बताओ 2+2 कितना होगा। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है,
ऐसा ही क्वेश्चन को चाहिए। इसमें एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे निकल रही है, अरे हमें उससे क्या मतलब है। ट्यूब में फिलामेंट है, उसको बर्न किया जाता है, या उसमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। अरे इतनी चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। पहले ये देख लो पूछा क्या है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक द टारगेट। मतलब ये पूछे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा उसमें एनर्जी कितनी होगी, या वर्क, काइनेटिक एनर्जी, सब जो कहानी है ना जूल वाली या इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली, वो पूछे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा तो है नहीं, और कितने वोल्टेज का मामला है ये, 1 किलो वोल्ट, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 100 वोल्ट हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से जो गुजर जाए तो 1 EV का वर्क हो जाता है। अब यहाँ एक का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो वोल्टेज है वो तो 1 kV नहीं है, वो आपका 1 kV है, मतलब 100 V है। तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, 100 नहीं यार, ये 1000 लिखो भाई, 1000 EV के बराबर का यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगा। बस ये ऑप्शन सही है। इतना झाम ताम इस क्वेश्चन में बनाया, कोई मीनिंग नहीं है। इलेक्ट्रॉन और वोल्ट दोनों मल्टीप्लाई किए, ये के था इसीलिए देखो 3 0 बढ़ के आंसर है। अब ये बी ऑप्शन जो सोच लिया तो ये महापाप है भैया। जब एनर्जी पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो या तो वो जूल में होगी या तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। तो बी ऑप्शन को लोग टिक करते हैं, न जाने का है, समझ में नहीं आता। अब देखो इस क्वेश्चन में आगे कहें, इफ इन द अबव क्वेश्चन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज 1000 kV देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। अरे ये क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए मुझे यहाँ बोर्ड पॉइंट से, इवन कंपटीशन पॉइंट से भी उस काफ़ी एडवांस हो जाएगा। देखो आंसर तो आ जाएगा 2 मिनट में। ये है KV और 1000, तो वोल्टेज हो गया 10 की पावर 6, सावधानी से समझ लो, V की वैल्यू आ गई है। अब इलेक्ट्रॉन एक का है, तो जो यहाँ पे आंसर आएगा 10 की पावर 6 EV आएगा। ये आंसर आपके पहले पार्ट का आ गया। अब आप जूल में चाहो तो इसको कर सकते हो, क्योंकि हम आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना ऊपर सिखाए थे। अरे ऐसे 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, अभी हो गया जूल में। अब इसको आप ½ mv² से बराबर कर दो, यहाँ से v निकल आएगा। v मतलब स्पीड। ये जो डायग्राम बनाए थे इसमें हुआ ये था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, बहुत हाई स्पीड में भन्न से यहाँ टकराया, और जो इतना टकराया स्पीड में, तो इसका जो है ने क्या हुआ कि अंदर से एक्सरे निकल आई। ये एक्सरे के निकलने का मैकेनिज़्म है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो मोशन किया, यहाँ पे कितनी स्पीड से टकराया, वो स्पीड यू कैन से रफली यहाँ पे निकलेगी। लेकिन ये सब जो कहानी है लगभग में सही है, परफेक्ट नहीं है। क्यों? सब कहानी मतलब ऊपर की नहीं, सिर्फ इसी क्वेश्चन की। यहाँ पर जब आप सब निकालोगे, अगर इन केस और वी चेक करोगे, तो पाओगे क्या कि ये वी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इतना ज़्यादा कि लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10 की पावर 8, उसकी तुलना में उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब अगला अगला मतलब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ ट्रेवल कर रहा है बहुत फास्ट स्पीड में है। अब इसमें इतनी फास्ट स्पीड जब होती है ना, तो हजम ना होने वाली कुछ बातें हैं वो हो जाती हैं। क्या कि जैसे आप मान लो 100 किलोग्राम के हैं, और इतनी स्पीड के आसपास, इतनी स्पीड तो कभी हो ही नहीं सकती आपकी, लेकिन इसके आसपास पहुंच गए ना, तो आप 100 kg के नहीं रहोगे, आप 500 kg के भी हो सकते हो। तो यहाँ जो m रखे हो तुम वही गलत है। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन को इतनी एक्सीलरेटिंग वोल्टेज से जब ले जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी जो तुम ये निकाल रहे हो, जो स्पीड निकाल रहे हो, ये सारी लगभग में सही होंगी, एग्जैक्ट सही नहीं होंगी। कहानी इसलिए गड़बड़ा जाएगी क्योंकि वैल्यू जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंच गई है। इसीलिए आगे लिखा है पुअरली करेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ हमें इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना होगा। क्वांटम फिजिक्स का क्या है, क्योंकि पार्टिकल क्वांटम है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है ना,
और एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हाई एनर्जी फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, बड़ी बड़ी बातें यहाँ करनी पड़ेंगी, जो आपको ना 12वीं क्लास तक, जेई एडवांस तक तो नहीं करनी है, उसके बाद आप बीएससी एमएससी में कर लियो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने कर दिया कट। अब हम अगली क्लास में आपको मिलेंगे यहाँ से, जो कि है थोड़ा सा टफ, इसीलिए यहाँ ब्रेक भी लिया जा रहा है, ताकि पुरानी कहानी आपके दिमाग में एक बार सही से सेटल हो जाए। अब क्योंकि अगर सेटल नहीं होगी तो फिर यहाँ जब कठिन कठिन चीज़ें आएंगी और हम फास्ट फास्ट करेंगे तो तुम पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप अब आगे की जो कहानी है उसको देखने के पहले पुरानी जो कहानी है अभी हमने पढ़ाई है अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिंगर पे होनी चाहिए, सो दैट यू कैन कनेक्ट फास्टली। तब तक के लिए भाई टाटा, बाय बाय।